ठीक है, देखो इन दोनों केसेस में स्टैंडर्ड डिविएशन आपका एक बराबर आ रहा है, लेकिन आप ये बोलोगे कि पहले में परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट है और दूसरे में परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। पहले वाले टेस्ट में परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट है ना, सबका जो इंडिविजुअल मार्क्स है उतने ही है जितने मीन मार्क्स हैं या एवरेज मार्क्स हैं। अच्छा, फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम 100 मार्क्स का है। लेट्स से 100 मार्क्स में से जो पहला स्टूडेंट है उसके 40 आए, दूसरे के 50 मार्क्स आए और तीसरे के 60 मार्क्स आए। अब मुझे आप लोग एवरेज भी बताओ। और हाँ, 40 का स्क्वायर इज 1600, 50 का स्क्वायर इज 60 का स्क्वायर इज समेशन ऑफ एक्स कितना आएगा 150। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा। इस तीसरे केस में मुझे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ। एक तो 50 आ रहा है। पहले वाले केस में आंसर 50 आ रहा होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ, जल्दी बताओ। एट पॉइंट 16। सही है। ये फाइनल एग्जाम की परफॉर्मेंस है जिसमें मीन 50 आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन 8.16 आ रहा है। अब एक और बात बड़े गौर से समझनी है। क्या, सुनना जरा गौर से, क्या मैं इस स्टैंडर्ड डिविएशन को इस स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर कर कर ये कह सकता हूं कि टेस्ट नंबर 1 की परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट है और फाइनल एग्जाम की परफॉर्मेंस कम कंसिस्टेंट है। सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। मार्क्स डिफरेंट है, कैसे? ठीक है, तुम बताओ। उसमें 100 था, इसमें 10 था। एग्जैक्टली। देखो यहां पर टेस्ट नंबर 1 जो था ना वो था कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, और ये 100 मार्क्स का टेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब, सुनना जरा गौर, जब टोटल मार्क्स सेम होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 1 के टोटल मार्क्स कितने थे 10, टेस्ट नंबर 2 के टोटल मार्क्स कितने थे 10। जब टोटल्स सेम होते हैं तो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपेयर कर सकता हूं। मैं टेस्ट नंबर 1 को टेस्ट नंबर 2 से कंपेयर कर सकता हूं बिकॉज दोनों का जो टोटल था वो सेम था और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.816 और 2.45 आ रही थी। तो मैंने बोल दिया कि भाई टेस्ट नंबर 1 की परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट है और टेस्ट नंबर 2 की कम कंसिस्टेंट है, और ऐसा ही है, तुम देख लो ऐसा ही है। टेस्ट नंबर 1 में 4, 5, 6, टेस्ट नंबर 2 में 2, 5, 8। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन लेकिन मैं टेस्ट नंबर 1 को टेस्ट नंबर फाइनल एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकता, इससे क्योंकि टोटल्स डिफरेंट है। टेस्ट नंबर 1 10 मार्क्स का था, टेस्ट नंबर फाइनल एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का था। हालांकि स्टूडेंट्स ने परफॉर्म वैसा ही किया। पहला बच्चा अगर 10 में से 4 लेकर आया था, 100 में से 40 लेकर आया। दूसरा बच्चा 10 में से 5 लेकर आया था तो 100 में से 50 लेकर आया। तीसरा बच्चा
100 में से 10 में से 6 लेकर आया था, तो 100 में से 60 लेकर आया। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का कंपैरिजन कब वैलिड है? जब टोटल्स आर सेम। अगर टोटल सेम नहीं होंगे, आप स्टैंडर्ड डिविएशंस को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर टोटल सेम नहीं होंगे, आप स्टैंडर्ड डिविएशंस को कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हो कि फाइनल एग्जाम की स्टैंडर्ड डिविएशन 8.16 है और टेस्ट नंबर 1 की स्टैंडर्ड डिविएशन 0.816 है, देयरफॉर टेस्ट नंबर 1 की परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट थी और 2 की लीस्ट कंसिस्टेंट है। अरे भाई, अगर टोटल मार्क्स चेंज होंगे तो मीन भी उतनी ही ज्यादा होगी, मीन का भी बड़ा आंसर आएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन का भी बड़ा आंसर आएगा। तो सर फिर कोई तो टूल होगा कंपैरिजन का। हाँ, जब टोटल डिफरेंट होंगे, जब टोटल्स डिफरेंट होंगे, उस सिनेरियो में आप कैलकुलेट करोगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जी, अगर टोटल सेम है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज कंपैरेबल, लेकिन अगर टोटल्स डिफरेंट होंगे उस केस में तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक और मेजर, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है। टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 कंपेयर कर सकते हैं, टेस्ट नंबर 1 और फाइनल एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते। टेस्ट नंबर 1 टोटल 10 मार्क्स का था, टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 कंपेयर कर सकते हैं, टेस्ट नंबर 1 और फाइनल एग्जाम कंपेयर नहीं कर सकते। इस केस में तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100% से मल्टीप्लाई। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, ये कहलाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। क्यों कहते हैं बताता हूं अभी। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कहते हैं रिलेटिव मेजर। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कहते हैं रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट मेजर्स सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट। रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। क्या मतलब सर? एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। छोटी सी एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से ए एंड बी। तुम्हारे सामने दो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम्हारे सामने दो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बी। तुम्हें यह बताया हुआ है कि अगर तुम बिजनेस ए करोगे, अगर तुम बिजनेस ए करोगे तो तुम साल में $1 मिलियन कमाओगे, और अगर बिजनेस बी करोगे तो साल में $2 मिलियन कमाओगे। अब अगर सिर्फ इतना ही डेटा दिया हुआ है कि मैं बिजनेस ए करूंगा $1 मिलियन कमाऊंगा, बिजनेस बी करूंगा $2 मिलियन कमाऊंगा, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है कि यहां पर बिजनेस ए करने के लिए भी 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस बी करने के लिए भी 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो तुम कौन सा बिजनेस करोगे? बिजनेस बिजनेस बी करोगे
क्यों बिजनेस बी करोगे? बिजनेस बी इसलिए करोगे, तुम बोलोगे कि यार इस बिजनेस बी का प्रॉफिट बिजनेस ए के प्रॉफिट से 1 मिलियन रुपए ज्यादा है, मैं ए में 2 मिलियन इन्वेस्ट कर 1 मिलियन कमाऊं, उससे अच्छा ये नहीं है कि मैं बी में 2 मिलियन इन्वेस्ट कर 2 मिलियन कमाऊं? मैं बी करूंगा। यहां पर दोनों की इन्वेस्टमेंट्स क्या थी? सेम थी, तो हमने प्रॉफिट्स को कंपेयर कर लिया। प्रॉफिट्स कहलाते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स। बट अब अगर इस बात को इस तरह से चेंज कर दिया जाए, तुम्हें बोला जाए कि तुम बिजनेस ए या बिजनेस बी कर सकते हो। ए बिजनेस जो है उसमें तुम्हें 1 मिलियन का प्रॉफिट होगा, और बी बिजनेस जो है उसमें तुम्हें 2 मिलियन का प्रॉफिट होगा। ए बिजनेस करने के लिए तुम्हें 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और बी बिजनेस करने के लिए तुम्हें 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। विच मीन्स के अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है। जब टोटल डिफरेंट होगा तो मैं सिर्फ ये नहीं सोचूंगा इधर 1 रुपया कमा रहा हूं, इधर 1 मिलियन कमा रहा हूं, इधर 2 मिलियन कमा रहा हूं, 2 मिलियन वाला बिजनेस करूं। बल्कि 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 मैं क्या कर, 1 मिनट देना, बल्कि मैं क्या करूंगा, देखो मैं ये सोचूंगा कि यार बिजनेस ए में 1 मिलियन का प्रॉफिट कमाता हूं, इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ कितनी, 1 मिलियन की। तो मैं एक मेजर कैलकुलेट करूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूंगा। मैं बोलूंगा 1 मिलियन कमाता हूं 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर, इसका मतलब ये हो गया कि मेरी इन्वेस्टमेंट पर मैं 100% कमा लेता हूं। बिजनेस बी अगर मैं करता हूं तो बिजनेस बी के केस में मुझे 2 मिलियन रुपए कमाने के लिए 5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 40% कमाता हूं। तो इन्वेस्टमेंट का 100% का इन्वेस्टमेंट ए में 1 मिलियन रुपए इन्वेस्ट करता हूं, बी में मैं 2 मिलियन रुपए इन्वेस्ट कर 2 मिलियन रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं, और 5 मिलियन रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 40% कमाता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ए का बेहतर है, और प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मैं चाहूं कि मैं ए में इन्वेस्टमेंट करूं इन कंपैरिजन टू बी, बिकॉज जितनी वहां पर इन्वेस्टमेंट है रिटर्न भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, रिलेटिव मेजर। इसको कॉपी करो।
अब ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। टेस्ट नंबर 2 में टेस्ट नंबर 1 और फाइनल एग्जाम को कंपेयर करते हैं। टेस्ट नंबर 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा? टेस्ट नंबर 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा? 0.816 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100%। कितना बनेगा? 0.816 divided by 5 into 100% is 16.32%। और फाइनल एग्जाम का अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करूंगा तो 8.16 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100% कितना आएगा? 16.32%। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि टेस्ट नंबर 1 और फाइनल एग्जाम दोनों में वेरिएशन सेम है, और ऐसा ही है ना? अच्छा, अब फाइनली एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से एक्स की कुछ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 100 और 200। ठीक है, 100 और 200 है, या सिंपल कर लेते हैं 1020 कर लेते हैं। 1020 अगर करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज बताओ। 100 और 400, 1020 का एडिशन कितना होगा? 30। 100 400 का एडिशन कितना होगा? 500, है ना? सही है। अच्छा, मुझे मीन बताओ। 30/2, 15। स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ। 500/2 माइनस 30/2 का होल स्क्वायर कितना? 5 आ रहा? सही है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ। 5/15 इंटू 100% कितना आएगा? 33.33% आएगा। 33.33% आएगा। अब एक काम करते हैं, हर वैल्यू को 10% से इंक्रीज कर देते हैं। तो जो पहली वैल्यू है एक्स की विच इज 10, वो कितना हो जाएगा? 11। 20 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। समेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484। एडिशन इन दोनों का कितना होगा? 605। मीन बताओ। 33/2, 16.5। स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ। √605/2 माइनस 33/2 का होल स्क्वायर बताओ। 164.080। 60। सही से चेक कर लो सब। 5.5 आ रहा है।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर मीन इंटू 100%, कितना आएगा? थर्टी 33.33%, इतना आ रहा? सही है। अब आप एक काम करो, इससे रिलेवेंट कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। क्या प्रॉपर्टीज लिखोगे? इफ ऑल वैल्यूज आर increased by a certain percentage, mean will also increase by same percentage. Standard deviation will also increase by same percentage. Coefficient of variation will remain unchanged. चेक कर सकते हो आप। देखो, अगर मैंने सारी वैल्यूज को 10% से इंक्रीज करा, सारी वैल्यूज को मैंने 10% से इंक्रीज करा, तो मीन कहां गई? 15 से 16.5, 10% का इंक्रीज है। 15 का 10%, डेढ़ और 15, 16.5। स्टैंडर्ड डिविएशन कहां गई? 5 से 5.5, 10% का इंक्रीज है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहां पर है? 33.33% से 33.33%, यानी कि नो चेंज। क्यों? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कोई चेंज क्यों नहीं है? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है, नीचे मीन है। स्टैंडर्ड डिविएशन 10% से इंक्रीज हुई, मीन भी 10% से इंक्रीज हुई, ऊपर भी 1.1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1.1 से मल्टीप्लाई, तो इफेक्टिवली देयर इज नो चेंज।